डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था कूलाम के नियम के बारे में और कुछ का एक सवाल पूछा गया था आपसे कि 5 माइक्रोकूलाम का 2 आवेश दिए गए थे और उनके बीच की जो डिस्टेंस दी गई थी वो 6 मीटर दी गई थी और उसका जो आंसर आ रहा था वो आया था 6.25 × 10⁻³ न्यूटन। आपने से कुछ बच्चों ने बताया था, उनका आंसर बिल्कुल सही है। अब देखिए इसके बाद में क्या ये रिलेशन आता है। देखिए हमने कूलाम का नियम पढ़ा था और कूलाम के नियम से जो सूत्र हमें प्राप्त हुआ था कूलाम बल का वो आता है F = kq1q2/r²। अब ये k जो है वो किसके बराबर होता है 1/4πε0 के और साथ में आएगा q1 q2/r²। ये वैल्यू आती है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था निर्वात के लिए, जहां पे हवा नहीं होगी, निर्वात माध्यम में लगने वाला ये बल होता है। अब यदि किसी मीडियम की बात करें, किसी माध्यम में कितना फोर्स लगेगा तो Fm ये माध्यम में कितना आएगा 1/4πε q1 q2/r²। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है माध्यम के लिए हमने पराविद्युतांक जो है वो एप्सिलॉन यूज किया है, जबकि निर्वात के लिए होता है ε0। और कल हमने पराविद्युतांक का सूत्र पढ़ा था, वहां से आपको बताया गया था कि जो एप्सिलॉन का मान आता है वो किसके इक्वल होता है ε0 और εr के, यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता और पराविद्युतांक का जो गुणज होता है वो किसके बराबर होगा एप्सिलॉन के, यानी माध्यम की विद्युतशीलता की। एक तरह में सूत्र जो था ये था εr = ε/ε0। तो यहाँ रहा एप्सिलॉन, तो इस एप्सिलॉन की जगह हम रख देंगे ε0 εr। तो ये यहाँ पे रखो तो क्या फॉर्मूला बनेगा Fm = 1/4πε0 εr q1 q2/r²। देखिए इस निर्वात को हम नोट कर सकते हैं F नोट से। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला देखिए बन रहा है 1/4πε0 q1 q2/r²। ये सेम टर्म इसमें भी आ रही है 1/4πε0 q1 q2/r²। तो दोनों में टर्म कॉमन है, लेकिन एक टर्म जो है वो एक्स्ट्रा आई है εr। यदि हम इसको क्या करें अलग रख लेते हैं तो बाकी बची हुई टर्म किसके बराबर है F नोट के, तो इसकी जगह हम ऐसा लिख सकते हैं F नोट और रह जाएगा क्या नीचे εr। तो इनके अंदर रिलेशन हो गया है माध्यम में और निर्वात में कि Fm की जो वैल्यू होती है मीडियम में जो फोर्स होता है वो F0/εr के इक्वल होगा। इसके बेसिस पे एक एग्जांपल जो है, एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा गया था, उसके एग्जैक्ट वैल्यू तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्वेश्चन क्या था वो देखिए। मान लीजिए कि एक माध्यम आपको बता दिया जाए कि पूछा गया है कि एक माध्यम दिया रखा है, उस माध्यम के अंदर उसके पराविद्युतांक का मान बता दिया गया, मान लो 6 है, εr का मान बताया गया कितना है 6 है। और फिर आपसे पूछा जाता है कि निर्वात में यदि इनके मध्य बल, निर्वात में बल जो है लगने वाला बल कितना न्यूटन हो 36 न्यूटन है। कितना न्यूटन बल है 36 न्यूटन फोर्स हो। तो आपसे पूछा जाए कि माध्यम में बल कितना होगा, Fm का मान कितना आएगा, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो आपको फॉर्मूला वो पता है कि Fm = होता है माध्यम में जो बल होगा वो निर्वात में बल बटा εr के बराबर होता है पराविद्युतांक, ठीक है। तो यहाँ से F नोट का मान तो दे रखा है कितना 36 और εr का मान दे रखा है कितना 6। तो 36 में 6 का डिवाइड देंगे कितना आएगा 6 न्यूटन। तो इसका मतलब कि जो माध्यम में बल लगेगा वो कितना बल लगेगा 6 न्यूटन आएगा। तो इस टाइप से एक सवाल जो है वो एग्जाम में पूछा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सीधा सा मतलब है कि निर्वात में और माध्यम में यदि कूलाम बल के अंदर रिलेशन पूछा जाए तो किसके इक्वल हो जाएगा Fm = F0/εr। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्टार्ट। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। अब हम सीखेंगे, पहले हमने कूलाम का नियम पढ़ लिया था F = kq1 q2/r² होता है। तो वैसे इस कूलाम के नियम को क्या सदिश निरूपित किया जा सकता है। तो पहली बात तो ये कि इसका सदिश निरूपण क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि कूलाम का जो नियम है वो बल से संबंधित है और कूलाम बल जो होती है वो एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है सदिश राशि होती है। तो इसका सदिश निरूपण किया जा सकता है। तो इस टॉपिक के थ्रू हम समझेंगे कि कूलाम के नियम का सदिश निरूपण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो देखिए किसी भी सदिश राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है। तो कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वो देखना।
तो अपन एक निर्देश तंत्र लेते हैं, ये हमने निर्देश तंत्र लिया, ठीक है। और इसके अंदर दो आवेश हम मान लेते हैं, एक तो आवेश है ये Q1 मान लेते हैं और दूसरा आवेश मान लेते हैं Q2। तो ये पहला आवेश हो गया Q1, दूसरा आवेश हो गया Q2, ठीक है। इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश जो होगा, इसकी स्थिति हम मान लेते हैं वो बिंदु है R1 पर, और इसकी स्थिति सदिश मान लेते हैं हम R2, ठीक है। अब ये जो Q1 है वो Q2 के ऊपर बल लगाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि दो आवेशों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो ये Q1 बल लगा रहा है Q2 पर, कितना लगेगा, F बल लगेगा। कौन से पर लग रहा है, दूसरे आवेश पर लग रहा है, और लगा कौन रहा है, फर्स्ट वाला, तो F21 हो जाएगा। इसी प्रकार Q2 Q1 पे कितना फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स लग रहा है 1 पर, और लगा कौन रहा है, दूसरा आवेश, तो क्या आएगा, F12, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तो हो गया कि Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल तो है F21, Q2 इस पर बल लगाएगा F12। अब देखिए स्थिति सदिश की बात करते हैं कि इनकी स्थिति सदिश क्या होगी। तो आप देखो इधर से यदि आप इधर चलोगे, इधर से इधर चलते हैं, तब तो कौन सा स्थिति सदिश आएगा, R21, दूसरे से पहले की तरफ, ये तो इसकी डायरेक्शन तो जाएगी ये, ठीक है। और दूसरा जो है ये Q1 से यदि Q2 की ओर चलते हैं तो इसका स्थिति सदिश आएगा R12, क्योंकि 1 से किस तरफ चल रहे हैं, 2 की ओर, ठीक है। तो ये इसका स्थिति सदिश हो जाएगा R12। अब देखिए हमने 11th क्लास में इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि R21 किसके बराबर होता है, सदिश R12 किसके बराबर होगा। तो ये आपको यहाँ से समझना है और ध्यान से देखना है कि ये कैसे इसकी वैल्यू प्राप्त होती है। तो देखिए कूलाम बल का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ये सूत्र हो गया कूलाम बल का, ठीक है। अब देखिए पहले हम इसके बाद बात कर लेते हैं कि कैसे इसको नोट करना होता है, और ये सवाल भी एग्जाम में पूछा गया एक बार कि कूलाम के नियम का सदिश निरूपण कैसे किया जाता है। तो हमने एक निर्देश तंत्र लिया, इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष दो आवेश ले लिए Q1 और Q2। Q1 की स्थिति सदिश मूल बिंदु O के सापेक्ष है सदिश R1, Q2 की स्थिति है R2 पर। ये Q1 Q2 के ऊपर बल लगाता है, F बल लगाएगा, कौन से आवेश पे लग रहा है, पहले दूसरे आवेश पे लग रहा है, और कौन लगा रहा है, पहले वाला, इसलिए F21। इसी प्रकार से Q2 Q1 पे कितना बल लगाएगा, F12। इसकी स्थिति सदिश देखें तो यदि इधर से इधर चलेंगे तब तो आएगा वेक्टर R21, और इधर से इधर चलते हैं तो वेक्टर आ जाएगा R12, ठीक है। अब देखो ट्राइंगल के रूल के अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करेंगे और क्या इसकी वैल्यू आती है वो देखिए। तो देखो हम यहां से लिखते हैं कि Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल, कितना है, F21, वह Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल यह है F12, ठीक है। अब यहां से इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो देखिए कैसे इसका स्थिति सदिश देखा जाए। F21 के लिए स्थिति सदिश क्या है, इधर से इधर चलेंगे, R12 वाला स्थिति सदिश आएगा। तो देखो कैसे, यानी Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल ही ज्ञात करना है। तो इसकी स्थिति सदिश क्या आने वाला है, इसके लिए तो स्थिति सदिश आएगा R12 और इसके लिए आ जाएगा R21, ठीक है। तो इसके वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो हमने ट्राइंगल रूल पढ़ा था, त्रिभुज नियम 11वीं क्लास में। दो नियम आपको पढ़ाए गए थे सदिशों के अंदर, तीन नियम बताए गए थे, सॉरी, जिसमें पहला नियम तो था त्रिभुज का नियम, दूसरा हमने समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ा था, और एक बहुभुज का नियम पढ़ा था। तो जिसमें त्रिभुज का नियम लगेगा उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। देखिए क्या होता है कि ये है वेक्टर, जैसे ये ट्राइंगल माने अपन, तो इसमें अपन ने ये पढ़ा था कि दो क्रमागत भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग के बराबर होता है, जो इसके विपरीत क्रम में होते हैं। जैसे मान लीजिए कि सदिश A है, A की तरफ दूसरा सदिश है B, तो तीसरी भुजा जो होगी सदिश R वो किसके बराबर होगा, सदिश A प्लस सदिश B के। उसी प्रकार से इसमें ट्राइंगल का रूल लगाएंगे तो क्या होगा, देखो हम देखते हैं कि ये R1 है, ठीक है, ये जा रहा है 1 2 उधर, और ये क्या है R2 इस साइड है। तो क्या होगा, यदि हम R12 की वैल्यू निकालें तो हम कहेंगे कि सदिश R1 इस तरफ है, R12 की तरह इस तरफ, ठीक है। तो क्या आएगा R12
इज इक्वल टू किसके इक्वल, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन हो गई, तो क्या आएगा सदिश R2 के। तो यहां से यदि सदिश R12 की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, R2 माइनस R1 की। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा यहाँ से कि क्या वैल्यू आने वाली है। देखिए एक बार फिर से त्रिभुज का नियम लगाएं तो ये इधर से इधर चल रहे हैं और ये R12 जो है इधर की डायरेक्शन में इस तरफ है और ये जो R21 है वो इस तरफ है। तो त्रिभुज नियम लगाएंगे तो क्या लगेगा कि दो क्रमागत भुजाएं, ये तो इस तरफ है R1, ये इस तरफ R12 और इसके विपरीत डायरेक्शन में R2। तो हम कह सकते हैं कि सदिश R12 की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, R2 माइनस R1 के। और इसी प्रकार से हम कहें तो R21 की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, वो आ जाएगी R1 माइनस R2 के। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा यहाँ से कि क्या क्या वैल्यू आ रही है। तो इसको हम नंबर दे रहे हैं नंबर 2 और नंबर 3 तक पहुंचेगा। तो इसके बाद में देखिए इसके ऊपर लगने वाला बल कितना होगा, यानी Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल का मान कितना होगा कूलाम के नियम से। यदि हम F21 की बात करें तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो F21 का मान क्या होगा, फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला तो यही रहेगा कि K आगे दोनों ही है Q1 Q2 अपॉन R² होता है, लेकिन R आएगा कौन सा, Q1 किसके द्वारा बल लगाया जा रहा है, Q1 द्वारा Q2 पर, यानी कि इधर से हम इधर चल रहे हैं तो वेक्टर कौन सा आएगा 1 2 वाला। तो यहाँ पे वेक्टर आ जाएगा R12 का स्क्वायर। और डायरेक्शन शो करने के लिए, सदिश निरूपण करने के लिए हमें एक दिशा की जरूरत पड़ती है और वो होता है एकांक सदिश। तो यहाँ पे एकांक सदिश आपको पता चल रहा है क्या है, R12। तो इसको हम नंबर देते हैं 4। इसी प्रकार से यदि इसके द्वारा इसके ऊपर लगाया गया बल बात करेंगे तो Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल कितना है, F12। तो यहाँ से F12 का मान कितना होगा, तो वो देखिए F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2, ये तो दोनों चेंज होंगे नहीं, चेंज होगा सिर्फ R21 का स्क्वायर और डायरेक्शन R21 नंबर 5। ठीक है, क्लियर हो गया होगा यहाँ से कि इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है। तो एक बार फिर से देख लीजिए इसको कि यहाँ पे इसके वैल्यू कितनी आई, F21 की वैल्यू आ गई है K Q1 Q2। फॉर्मूला तो वही रहता है R² वाला। तो 21 के लिए जो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं 21 यानी कि ये वाला, तो इधर से इधर चलना है और इधर के लिए वेक्टर कौन सा यूज किया जा रहा है, सदिश R12 और इसके लिए क्या होगा R21। ठीक है, तो ये हमने रिप्रेजेंट कर लिया पहुंच कर। अब इसके बाद देखिए R12 का स्क्वायर, R12 की वैल्यू कितनी है सदिश रूप में, वो आपको दे रखी है R2 माइनस R1 का स्क्वायर। तो अब मैं एक चीज यहाँ से पूछना चाहूंगा कि क्या इसकी वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है क्या। तो जो यानी कहने का मतलब है कि R12 का जो स्क्वायर है क्या वो R21 के स्क्वायर के बराबर है क्या, यहाँ से देख सकते हैं। देखिए मान लीजिए हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ये दोनों समीकरण इक्वल है क्या, यदि इसका वर्क कर दिया जाए तो देखिए एक बार हम चेक कर लेते हैं कि सेम है कि नहीं। तो देखो यहाँ से कि R12 का स्क्वायर करना है तो R12 कौन सा है ये, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ से मैं इसमें से माइनस कॉमन लूं, सपोज कीजिए यहाँ से मैंने इसमें से कॉमन ले लिया माइनस, तो माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, तो ये टर्म आएगी बाहर, यानी कि ये टर्म तो जाएगी माइनस की और किसकी हो जाएगी प्लस की। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये R1 का स्क्वायर आएगा और ये माइनस R2 का स्क्वायर। लेकिन इसके स्क्वायर से यदि माइनस बाहर आएगा तो माइनस भी क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि इसमें से हम कॉमन क्या ले रहे हैं, माइनस कॉमन ले रहे हैं। तो माइनस का यदि स्क्वायर बाहर आएगा तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस हो जाएगा, इसलिए तो हो जाएगा प्लस और क्या बच जाएगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर और इसका पूरा क्या हो जाएगा, सॉरी गड़बड़ कर दिया हमने, स्क्वायर नहीं आएगा, मतलब यदि हम यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस बाहर आएगा तो यहाँ तो आ जाएगा, ये माइनस वाली टर्म तो जाएगी प्लस की और प्लस वाली हो जाएगी माइनस की, और इस माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बाहर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि R2 माइनस R1 का स्क्वायर जो है वो R1 माइनस R2 के होल स्क्वायर के क्या है बराबर। तो हम कह सकते हैं कि इसका मान इसके इक्वल है कि नहीं, दोनों वैल्यू क्या हो गई सेम हो गई, क्योंकि R1 माइनस R2 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है R21 के, और उसका स्क्वायर किसके बराबर जाएगा R12 का स्क्वायर के। अब पर यहां से हम ये देख सकते हैं कि यदि सदिश की बात करें तो आप देखो कि R12 की जो डायरेक्शन है वो R21 के इक्वल है क्या, देखो R12 इधर से इधर है और R21 की जो डायरेक्शन है वो इसके अपोजिट है, तो दोनों डायरेक्शन सेम तो है नहीं,
खाली इसकी वैल्यू जरूर सेम है कि R2 माइनस R1 और एक R1 माइनस R2 के बराबर है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि R कैप 1 2 का मान किसके बराबर हो जाएगा, माइनस R कैप 2 1 के। तो देखिए ये दोनों तो समीकरण हो गया इक्वल, तो कह सकते हैं कि ये वाली टर्म जो है वो इसके इक्वल ही है, इधर वाली टर्म दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल, खाली ये बराबर नहीं है। तो यहाँ से जो अपने पास समीकरण निकल के आएगा वो क्या आएगा कि F12 की जो वैल्यू है, सदिश F12 की वैल्यू क्या F21 के बराबर है क्या, दोनों की वैल्यू सेम थोड़ी हो गई। यहाँ से ये यहाँ तक की वैल्यू तो इक्वल है, लेकिन R के 12 की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, माइनस का R के 21। तो इसकी जगह यदि R के 21 लिखोगे तो ये तो आ जाएगा, लेकिन माइनस हो जाएगा साथ में, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। तो हम कह सकते हैं कि लगने वाला जो बल है दोनों आवेशों द्वारा एक दूसरे पर लगाया गया जो बल होता है वो परिमाण में तो क्या है, समान, लेकिन डायरेक्शन क्या है, विपरीत होती है। इसको हम न्यूटन का थर्ड लॉ भी कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि हर एक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में क्या हो रही है, प्रतिक्रिया। तो इसका मतलब कूलाम का जो नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का भी क्या करता है, पालन करता है। आई होप यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। तो सिंपल सा इसमें लॉजिक है, थोड़ा सा आपको बस ध्यान ये देना है कि कूलाम के नियम का सदिश निरूपण एक बार फिर से देखिए कैसे किया है। तो देखिए कूलाम का नियम का सदिश निरूपण क्यों किया गया, सबसे पहली बात ये, क्योंकि कूलाम बल जो होता है वो एक सदिश राशि होती है और सदिश राशि का सदिश निरूपण किया जा सकता है। तो इस सदिश राशि का सदिश निरूपण करने के लिए हमें एक तंत्र की आवश्यकता होती है, निर्देश तंत्र की। तो हमने एक निर्देश तंत्र ले लिया है जिसका मूल बिंदु है O। ये इस मूल बिंदु O के सापेक्ष इसका जो आवेश Q1 है उसका स्थिति सदिश है R1, Q2 आवेश का स्थिति सदिश हो गया R2। ठीक है, Q1 Q2 के ऊपर कितना बल लगा रहा है, बल किस पे लग रहा है, दूसरे पे, और लगा कौन रहा है, पहला, इसलिए F21। इसी प्रकार से Q2 द्वारा Q1 पे लगाया गया बल कितना हो जाएगा, F12। यदि हम डायरेक्शन की बात करेंगे, इधर से लेंगे, तो आप कौन सी तरफ चल रहे हो, देखो मैं इसको पॉइंट डिनोट कर देता हूँ, 1, इसको कर रहे हैं 2, तो 2 से 1 की ओर, इसलिए इसका स्थिति सदिश आएगा R21 ये वाला, और इधर से इधर चलेंगे तो क्या जाएगा, R12। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसके ऊपर हमने सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा था कूलाम के नियम का कि बल जो होता है वो F बराबर होता है KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। अब Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल है कितना, F21, और ये Q2 Q1 पे कितना बल लगा रहा है, F12। यदि इसकी स्थिति सदिश बात करें इधर से इधर की, वो तो कितनी है, R21, और इधर से इधर की बात करेंगे 21 के लिए, वो कितनी है, 12। तो यहाँ से अब त्रिभुज नियम लगा के देखते हैं कि R12 की वैल्यू कितनी होती है और R21 की वैल्यू कितनी होती है। तो त्रिभुज नियम लगाएंगे, पहले इधर से इधर चलते हैं, तो ये इसका वेक्टर है R1, इधर से इधर का वेक्टर है R12। तो दो त्रिभुज की दो साइड का योग जो होगा क्रमागत, वो तीसरी भुजा के विपरीत क्रम में योग के बराबर होता है। तो यहाँ से तीसरी भुजा जो है उसके विपरीत क्रम में, ठीक है, तो इन दोनों का योग यानी कि R1 प्लस R12 का योग R2 के क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, हमें तो R12 की वैल्यू चाहिए, तो वो कितनी आएगी, R12 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। आप देख रहे हो कि 12 जो है वो R2 माइनस R1 के इक्वल है, तो इसी प्रकार से R21 किसके इक्वल हो जाएगा, R1 माइनस R2 के। ठीक है, इतना स्थिति सदिश का काम करने के बाद में हम बल निकालना चाहते हैं कि इस बल का मान कितना आएगा और इस बल का मान कितना आएगा, क्या दोनों बल का मान सेम आता है या अलग अलग आता है, क्या ये न्यूटन की गति के तीसरे नियम का पालन करता है या नहीं करता, ये चेक करना चाहते हैं। तो देखिए फॉर्मूला लगाइए कि Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल कितना है, F21। तो F21 का फॉर्मूला तो वही रहेगा, ये तो सेम ही रहेगा, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो देखिए Q1 Q2 तक तो आवेश सेम ही है, बस खाली स्थिति देखनी है कितनी है। तो इधर से इधर जाओगे तो कौन सी स्थिति आएगी, ये डायरेक्शन इसको शो कर रहा है R12 को, तो R12 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। आप यहाँ पे सदिश का स्क्वायर भी लिखेंगे तो भी वही पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर जो भी होता है वो भी क्या आएगा, प्लस ही आने वाला है। इसी प्रकार से Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल कितना होगा, तो वो भी कितना होगा, ये हो जाएगा F12। आवेश तक तो सेम रहेगा, लेकिन ये जो वैल्यू है इसकी इधर से इधर वाली वो कितनी है, R21, तो R21 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, सदिश राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें वैल्यू के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे दिशा को दर्शाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, एकांक सदिश की। तो यहाँ पे एकांक सदिश ले लेते हैं, ये वेक्टर आ जाएगा R12 इधर से इधर के लिए, और इधर से इधर के लिए क्या जाएगा, R21। अब हमें चेक करना है
कि क्या ये वैल्यू तो ऊपर वाली सेम है, देखिए k भी सेम है, q1 भी सेम है, q2 भी सेम है, तो ये तो सेम ही आ रहा है, खाली वैल्यू रही ये r12 का स्क्वायर, क्या ये इसके स्क्वायर के बराबर है क्या? तो कहने का मतलब है कि r12 का स्क्वायर क्या इसके स्क्वायर के बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं कि इसका होल स्क्वायर करना है। यदि आप यहाँ से माइनस कॉमन लेते हो, यदि यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, ये हो जाएगा r1 माइनस r2 और साथ में आएगा माइनस बाहर स्क्वायर के, तो माइनस का स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यदि इसमें से हम माइनस का कॉमन लेंगे तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों ये वैल्यू हो गई सेम, तो कहने का मतलब है यहाँ तक की वैल्यू सेम हो गई, तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये बात और ये बात दोनों इक्वल है, खाली रही बात इसकी। तो आप देख सकते हो कि r के 1 2 तो चलते हैं इधर से इधर की ओर, और r के 2 1 में चलते हैं इधर से इधर की ओर, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई है, अपोजिट हो गई, इसलिए दोनों की वैल्यू जो है वो वैल्यू तो सेम है लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई अलग अलग, तो हम ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस समीकरण के थ्रू यदि यहाँ पे मान रखा जाए तो अपने पास वैल्यू आएगी सदिश F12 इज इक्वल टू माइनस का F21, और यही क्या कहलाता है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। ये एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, सिंपल सा है, ज्यादा कोई टफ काम नहीं है, खाली कूलाम का नियम पता होना चाहिए और एक डायरेक्शन। ठीक है, तो इस नियम से सिद्ध ये होता है कि दो बल जो होते हैं, दो आवेशों द्वारा एक दूसरे पर लगाया गया जो बल होता है वो परिमाण में समान लेकिन दिशा में क्या होता है विपरीत होता है, यही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी होता है। अतः कूलाम का जो नियम है उसका सदिश निरूपण जो होता है वो न्यूटन की गति के तीसरे नियम को भी क्या करता है सिद्ध करता है, यही कूलाम के नियम का सदिश निरूपण है। तो क्लियर हो गया होगा, यदि फिर भी आपको इसमें कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं, दोबारा समझा दिया जाएगा। देखिए ये जो टॉपिक है उसमें हमने पीडीएफ में भी आपको ये भेजा था, एडवांस में मैंने भेज दिया है कि आपको ये काम करना था। अब आप थोड़ा सा इसमें ये ध्यान रखना है कि हमने वहां पे जो वैल्यू यूज करी थी वो पहले बुक के अकॉर्डिंग ऐसे किया गया था, और सबकी राजस्थान बोर्ड की जो नोटबुक बुक्स दी गई है किताबें उनके अंदर ना इसकी बजाय ये रिप्रेजेंट किया गया है, ये यहाँ पे R12 की जगह R21 लिखा गया है। बाकी इसमें चेंज तो कुछ नहीं आता, आंसर तो नहीं बदलेगा, लेकिन जो एक्चुअल में सही है सही टॉपिक होना चाहिए वो यही है। तो आपको यदि पीडीएफ भेजा गया है उसके अकॉर्डिंग यदि आप उसमें चेंज कर देना, जहां पे वैल्यू आपको ये R21 दे रखी है वहां पे आपको क्या लिखना है R12। देखिए इसमें आंसर बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला है, सिर्फ चेंज होगा ना तो ये वैल्यू जो है यहाँ पे 21 के बजाय 12 करना है, बस इतना ही चेंज करना है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। और इसके बाद देखिए कूलाम के नियम की जो सीमाएं होती है, अब ये लास्ट इसका पॉइंट है कूलाम से संबंधित जिसमें बल के बारे में हम बात कर रहे हैं कि कूलाम का नियम जो है वो क्या सभी जगह लागू होता है, क्या सभी जगह ये कूलाम का नियम लगेगा। जैसे कोई भी आवेश है उनके बीच में डिस्टेंस कितनी भी कर दी जाए, चाहे बढ़ा दी जाए या कम कर दी जाए, जैसे आपसे पूछ लिया जाए मान लीजिए दो आवेश दे रखे हैं Q1 और Q2, दोनों की वैल्यू दे दी और दोनों के बीच की आपको डिस्टेंस बता रखी है 10 की पावर -16 मीटर, तो क्या यहाँ पे कूलाम बल लगेगा, क्या आप यहाँ पे कूलाम के नियम जो है वो लागू होगा क्या? या फिर आपको ये सब पूछा जाए कि एक आवेश जो है वो तो एक तो स्थिर है, एक दूसरा आवेश है जो मूव कर रहा है इसके चारों, तो क्या इसके ऊपर ये कूलाम बल लग सकता है, क्या ये इसके ऊपर ये नियम लागू होगा? तो इसकी कुछ लिमिटेशन है, तो वो लिमिटेशन क्या है वो समझिए। कूलाम के नियम की क्या क्या सीमाएं रहती है। एक तो पहला आपको बताया गया कि ये चैप्टर जो पढ़ा जा रहा है वो स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ा जा रहा है, तो ये हमेशा कूलाम का जो नियम है वो हमेशा लगेगा स्थिर विद्युत आवेशों में। कहाँ लगता है? स्थिर विद्युत आवेशों के मध्य ही ये नियम लागू होता है, पहली बात तो। इसके अलावा यदि कोई आवेश गतिशील होगा तो वहां पे कूलाम बल नहीं लगेगा, वहां पे और दूसरा बल लगेगा। वो कौन कौन सा बल लगेगा तो वो हम आगे के चैप्टर जो आएंगे, 7th चैप्टर है चुंबकीय प्रभाव वाले में, तो वहां पे पढ़ा जाएगा। तो एक तो स्थिर विद्युत आवेशों के मध्य लगता है, दूसरा कूलाम का जो नियम है वो 10 की पावर -15 मीटर या इससे कम दूरी पर नहीं लगेगा, इससे कम डिस्टेंस के मध्य नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? तो आप देखिए जो रदरफोर्ड ने नाभिक की जब खोज करी थी तो उसका आकार पाया गया था नाभिक का 10 की पावर -15 मीटर की कोटि का बताया गया था। ठीक है, तो
तो नाभिक का जो आकार है वो एक फर्मी की कोटि का होता है 10 की पावर माइनस 15 मीटर। और 10 की पावर माइनस 15 मीटर का मतलब होता है कि यहाँ पे नाभिक है और नाभिक में आवेशों के मध्य कौन सा बल लगता है, नाभिकीय बल। तो -15 से यदि कम होती जाएगी दूरी, मतलब कहने का मतलब -16 हो रही है, -17 हो रही है, तो ये डिस्टेंस क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो यदि दूरी कम होती जाएगी तो -15 मीटर से, तो यहाँ पर ये नियम लागू नहीं होगा। ये सवाल एक बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि जैसे आपको बोल दिया जाए कि 10 की पावर माइनस 17 मीटर दे दिया जाए और पूछा जाए कि 10 की पावर माइनस 17 मीटर के मध्य कौन सा बल जो है वो ज्यादा लगेगा, कौन सा मध्य लगने वाला है। या तो पहले बात आपसे पूछा जाए कि विद्युत बल लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, क्या दोनों में से कौन सा मान ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स का मान इससे ज्यादा होगा, न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू इससे ज्यादा होगी, दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्या आप बता सकते हैं। तो आप इसमें ध्यान से देखिए यहाँ से कि आपको बताया गया कि 10 की पावर माइनस 15 मीटर के बीच में लगता है न्यूक्लियर फोर्स, और न्यूक्लियर फोर्स जो है वो -15 मीटर से कम हो गया। आपको कितने डिस्टेंस लगेगी, -17 मीटर। तो -15 से 17 मतलब कम होती जा रही है, यानी नाभिक के मध्य आ रहे हैं, तो वहां पे कौन सा बल लगेगा ज्यादा, नाभिकीय बल। तो यहाँ पे जो नियम लगेगा वो ये लगेगा कि न्यूक्लियर फोर्स की जो वैल्यू है वो ज्यादा होगी, किससे बजाय इलेक्ट्रिक फोर्स से, कूलाम्बिक फोर्स से ज्यादा। तो कूलाम के नियम की दो सीमाएं, एक तो ये आवेश स्थिर विद्युत आवेशों के मध्य ही लगेगा, दूसरा जिन आवेशों के बीच की यदि दूरी 10 की पावर -15 मीटर से कम होती जाएगी तो वहां पर ये कूलाम का नियम लागू नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है स्पेशली, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ से पहुंचकर। अब देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, हम देखते हैं कि इसका जवाब क्या आएगा, क्या आंसर मिलता है। थोड़ा समझने वाला है क्वेश्चन कि दो प्रोटॉन ले रखे हैं, एक दूसरे से कितनी दूरी पे रखे जाए। दो प्रोटॉन है, आवेश आपको पता लग गया कि दो प्रोटॉन ले रखे हैं, दोनों कितनी दूरी पे रखे जाए। आर का मान ज्ञात करना है कि इनके मध्य स्थिर विद्युत बल इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर हो। अब इलेक्ट्रॉन का भार का सूत्र आप जानते हो mg के बराबर होता है, मास इनटू ग्रेविटी के इक्वल होता है। तो हम कैसे ये वैल्यू निकालेंगे वो समझिए। तो देखो आवेश दे रखा है दो प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है Q1 Q2, दोनों की वैल्यू तो सेम हो जाएगी। 1.6 इंटू 10 की पावर कितनी, माइनस का 19 कूलम। तो दोनों आवेश तो हो गए सेम, दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पे रखी जाए। आर की वैल्यू पूछ रहा है कितना आएगा, यदि उनके मध्य स्थिर विद्युत बल यानी कि इनके मध्य जो बल लग रहा है जो भी लगेगा वो उसके भार के बराबर हो इलेक्ट्रॉन के। तो इलेक्ट्रॉन का भार का सूत्र आप जानते हो क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मैंने आपको बताया था, यदि आपने फिर भी आपको यदि वैल्यू नहीं पता है तो आप पीछे वाले वीडियो देखिए, उसके अंदर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आपको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी बताया गया था, प्रोटॉन का भी बताया गया था। तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए दे रखा है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताया गया था 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। ग्रेविटी जो होती है उसकी वैल्यू हम 9.8 यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा, इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये तो अपने पास एफ की वैल्यू आ गई। तो अब हम जानते हैं कि इनके मध्य हमें क्या निकालना है, दूरी फाइंड करनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो कूलाम बल का सूत्र लगाओ, F इज इक्वल टू क्या होता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के। F की वैल्यू F E के बराबर बता रखी है, तो ये इसके वैल्यू के बराबर है। तो हम F की जगह तो वैल्यू लिखेंगे 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू 9.8 इज इक्वल टू K की वैल्यू आपको बताई 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। Q1 Q2 का मान आपको दे रखा है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम डिवाइडेड बाई किसका आंसर आ जाएगा आर स्क्वायर का। और यही हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप आसानी से इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, आर स्क्वायर को इधर ले जाएंगे और ये वैल्यू कहाँ से कर देंगे इसके डिवाइड में। तो थोड़ी सी वैल्यू मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ, बाकी आप खुद सोल्व कीजिएगा। तो यहाँ से आर स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, आर स्क्वायर तो चला गया उधर, इसको हम एक साथ लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 9 इंटू 16 आपको बताया था 256 होता है, तो 2.56 इंटू 10 की पावर कितनी माइनस 19 कितना हो गया, माइनस का 38, और माइनस का 38 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 29 डिवाइडेड बाई, किसे डिवाइड कर देंगे उस वाली टर्म को इधर ले आएंगे। तो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू 9.8
तो इस प्रकार से आपको इनकी वैल्यू सॉल्व करनी है और किसका आंसर निकालना है, आर का, वो इसका आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। उस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये एग्जाम्पल आपको अपनी नोटबुक में करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।